देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घिर गई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। राज्यपाल धनखड़ ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र का पालन हर किसी को करना होगा। उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया है कि संविधान की आत्मा पर कब तक हमला करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में संविधान की मर्यादा तार तार हुई है, ऐसे में राज्यपाल चुप नहीं रह सकते। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल के हालात पर जी न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या कहा। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी हमला किया गया, एक बहुत बड़ा पत्थर जिससे उनकी गाड़ी का कांच टूटा, उनके ड्राइवर को भी चोट आई। कैलाश विजयवर्गीय, पहले तो आपका बहुत स्वागत है, जी न्यूज पर आपने समय निकाला। राज्यपाल बहुत आक्रामक थे। अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। ममता सरकार से लेकर डीजीपी से लेकर गृह सचिव से उन्होंने कई सवाल पूछे, लेकिन एक बात जो उन्होंने विशेष तौर पर कही कि ममता सरकार अगर अपनी राह से भटकती है तो मुझे मेरा दायित्व पता है, मैं वो निभाऊंगा। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, गवर्नर का काम ही है कि सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है या नहीं। जब कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन करती है तो जवाबदारी गवर्नर की है कि वह सरकार को हिदायत दे, वह सरकार को वार्निंग दे, वह सरकार को चेताए, वो मुख्यमंत्री को बुला के चर्चा करे, वो अधिकारियों को बुला के चर्चा करे। मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब इस सब प्रक्रिया से गुजर कर और आज मीडिया के सामने आए हैं और मुझे लगता है कि जब मर्यादाएं टूटती है संविधान की तो गवर्नर की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है। तो उन्होंने आज भी वार्न किया है सरकार को। मुझे लगता है कि सरकार शायद समझेगी, संविधान के अनुरूप काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, प्रजातंत्र की स्थापना करेगी, ऐसा मुझे लगता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी अपना बयान वापस लें। कि आपको लगता है कि राज्यपाल ने जिस तरीके से कहा है कि ममता बनर्जी को अपना बाहरी वाला बयान वापस लेना चाहिए, ये शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी के कल के स्टेटमेंट्स के बाद आपको लगता है कोई असर इस पर होगा? क्योंकि वो तो खुद राज्यपाल को कई बार कई फोरम पर डिनाई कर चुकी है, नकार चुकी है। देखिए, राज्यपाल का अपना दायित्व, वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पर कोई अगर गैर जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ बयानबाजी करे, यदि ममता जी अपनी जिम्मेदारी समझेगी, संवैधानिक जिम्मेदारी समझेगी, तो मुझे लगता है कि उन्हें गवर्नर साहब की सलाह का पालन करना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वे सत्ता के अहंकार में इतनी मदमस्त है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रही हैं, वो किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रही हैं। यदि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कोई गलत काम कर दे तो यदि उनको डांट लगाने के बजाय वो एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के अध्यक्ष पर आरोप बेबुनियाद लगाएं, तो ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो बंगाल के संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। क्योंकि बंगाल एक बहुत रिच संस्कृति वाला, एक बहुत ही रिच कल्चरल प्रदेश है। यहाँ पर कला, साहित्य, संस्कार, भक्ति सबके शीर्ष लोग यहाँ पर रहे और इसलिए वहाँ कभी भी शब्दों की दरिद्रता नहीं रही। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि कल ममता जी ने जिन शब्दों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उपयोग किया, ये मर्यादा के बाहर है। तो यदि मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने कहा है और ममता जी को रियलाइज हो तो अगर माफी मांगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी। पर मुझे मालूम है कि वो बहुत अहंकारी है, तो वो माफी क्या मांगेगी, मुझे तो नहीं लगता। मांग ले तो बहुत अच्छी बात है। कैलाश जी, ममता बनर्जी ने कहा कि ये अगर बीजेपी कह रही है कि ये सुनियोजित था पूरा हमला, तो सुनियोजित था, लेकिन हम पर जो आरोप लगे, मतलब उनकी राज्य सरकार पर जो आरोप लगे उन पर नहीं, ये तो बीजेपी ने सुनियोजित किया था, बीजेपी की पहले से तैयारी थी। अगर ऐसा था तो वो उसको रोक सकते थे। यदि ऐसा भी उनको मालूम है कि बीजेपी ने किया, उनके पास पुलिस है, उनके पास सरकार है, उनकी शासन व्यवस्था है, तो रोक सकते थे हमको। उनके गुंडों से हमारी गाड़ी पे पत्थर फेंकवाना, इससे अच्छा है कि उनकी पुलिस रोक देती हमको कि मत जाए, आगे मत बढ़िया, तो हम रुक जाते। हमको इस प्रकार का व्यवहार थोड़ी करते जो उन लोगों ने किया। पर अब जब घटना हो गई
और घटना करने वालों को जिम्मेदार नहीं ठहराकर आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाएं। इसका मतलब है कि इस प्रकार की हरकत करने वाले लोगों को आप संरक्षण प्रदान कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कल की घटना है, इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो मुख्यमंत्री है और उनके भतीजे हैं। तो सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना के बाद ममता जी का बयान अलग है, पुलिस का बयान बिल्कुल अलग है। पुलिस कह रही कुछ भी नहीं हुआ, नड्डा जी बिल्कुल सेफ पहुंच गए। हाँ, कुछ उनका जब कन्वॉय निकल गया उसके बाद थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं हुई। श्रीमान पुलिस अधिकारी महोदय, ट्वीट करने के पहले कम से कम ये तो देख लेते कि वहां पर पत्रकार लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। नड्डा जी के पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, उसके पीछे राहुल सिन्हा जी की गाड़ी थी, उसके पीछे मुकुंदा की गाड़ी थी। सबकी गाड़ियां फोड़ी गई। मुकुल जी के हाथ में फ्रैक्चर है, हमारे वरिष्ठ नेता है। तो पुलिस कह रही कुछ भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी के अपने 2 धड़े हैं, जो बंगाल की गुटबाजी है बीजेपी की, ये उसका नतीजा था। अब क्या बोल सकता हूं मैं समझता हूं कि उनको पता नहीं कौन से ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है। ये जरा वो बता देती डिटेल तो अच्छा रहता सबको, क्योंकि मुझे भी अब खोजना पड़ेगा कि यहाँ पर बीजेपी का कौन सा ग्रुप है। हमारी तो पूरी पार्टी एक है और हम सब लोग एक साथ एकजुटता के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमने ममता जी की सरकार की पूरी ईंटें हिला दी है। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से नेटवर्क बहुत मजबूत हो गया। यही कारण है कि वो लोकसभा में कहती थी कि हमको अंडा आएगा और हमारी 68 सीट आएगी। आज हम कह रहे हैं कि हम 200 सीट जीतेंगे, 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। जिस प्रकार का वातावरण पश्चिम बंगाल के अंदर है, क्या ये परेशान कर रहा है? आपका 200 प्लस का जो रणनीति है, ये जो एजेंडा है बंगाल में, क्या ये परेशान कर रहा है ममता बनर्जी को? ममता जी की सरकार वो भी जाती है और जब वो जाती है पूरा प्रशासन लग जाता है फिर लाने के लिए, लोग नहीं आते। तो वो फ्रस्ट्रेशन में है कि हम बिना सरकार के उनसे डबल भीड़ इकट्ठी करते हैं और वो सरकार होने के बाद भी लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 10 साल शोषण किया। लोग उनको पहचान गए, लोग उनके भतीजे को पहचान गए, लोग उनके भतीजे किस प्रकार माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, किस प्रकार सिंडिकेट राज चल रहा है, किस प्रकार कटमनी का राज चल रहा है, किस प्रकार चावल जो मोदी जी ने भेजा वो गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। ये सब लोग गत रहे और इसलिए लोग उनसे उनका चेहरा बेनकाब हो गया, जनता नहीं जा रही। उसका फ्रस्ट्रेशन है और कुछ भी। कैलाश जी, आप बहुत लंबे समय से पश्चिम बंगाल में हैं, आप वहां पर लगातार रणनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं, आप कितने सक्रिय रहे ये सबने देखा। लेकिन जो राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है चुनाव के नजदीक आते ही, पश्चिम बंगाल की जनता के जहन में सवाल ये भी होगा और ये सवाल आपके लिए भी है कि क्या निष्पक्ष चुनाव कराना अब उतना आसान होगा जो हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं, और अगर नहीं और अगर है तो क्या विकल्प है फिर? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि पश्चिम बंगाल की जनता निर्भीक होकर मतदान करे। हमारा यही कहना है कि ममता जी अगर मुख्यमंत्री रही और यही पुलिस और यही प्रशासन रहा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है कि या तो राष्ट्रपति शासन या चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि हम स्टेट की मशीनरी का उपयोग नहीं करेंगे, सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल अधिकारियों के माध्यम से ही हम चुनाव कराएंगे, हम स्टेट मशीनरी का उपयोग नहीं करेंगे। तो पूरे समय सेंट्रल फोर्स यहाँ पर असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने की जवाबदारी लेगा, तब जाके यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, निर्भीकता से लोग मतदान नहीं कर सकते, यह हमारा मानना है। और इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना यहाँ पर चुनाव करा सकेंगे। अच्छा, आपके लिए इस वक्त चुनौती क्या रहेगा? क्योंकि अब ममता बनर्जी लगातार आक्रामक हो गई हैं, फिर चाहे आपके दौरे हों। हमें याद है कि सीबीआई की टीम को जाने नहीं दिया जाता, या गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लेकर जो कहां हेलीपैड बनना है, कहां वो लैंड करेगा, इसे लेकर व्यवस्था नहीं होती। कोरोना के मामले पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को एक तरह से अलग बताया कि कहीं वो अलग देश है। क्या ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए बंगाल में लोगों तक भी ये पहुंचाना कि जो बंगाल ममता बनर्जी बता रही हैं वो नहीं, जो बीजेपी कह रही है वो बंगाल है? इस बात का जिक्र आप लोगों ने कई बार किया है। देखिए, हमारे लिए चुनौती यही है कि हमें और कितना बलिदान देना होगा इस बंगाल को बचाने के लिए। हमारे 130 कार्यकर्ताओं का बलिदान हो चुका
और हमले पे हमले होते जा रहे हैं। बंगाल को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बंगाल से देश की आंतरिक सुरक्षा का भी महत्व है। बंगाल एक सीमावर्ती प्रदेश है, वहां पर घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठियों के साथ अवैध हथियार आते हैं, अवैध हथियार के साथ फेक करेंसी आती है और आतंकवादी आते हैं। ये सब है सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण, और इसलिए बहुत जरूरी है कि बंगाल में ऐसी सरकार हो जो देश की भी चिंता करे, वोट की चिंता नहीं करे। दुर्भाग्य से सीपीएम रही, उन्होंने वोट की चिंता की। ममता जी ने तो बिल्कुल इतनी ज्यादा वोट की चिंता की कि रोहिंग्या मुसलमानों को भी वहां पर रहने की छूट दे दी। और रोहिंग्या मुसलमान यदि आते हैं तो उनको ममता जी गले लगाती है, और देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो वो बाहर के व्यक्ति हैं। यदि घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं तो उनको ममता जी गले लगाती है, क्योंकि वोट बैंक है। तो अमित शाह जी को बाहर का व्यक्ति बोलती है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर का व्यक्ति बोलती है। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ रही है कि बाहर का व्यक्ति कौन है और ममता जी किसको गले लगा। जी, मैं समझता हूँ कि अब जनता बहुत जागरूक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन बातों को रखने के लिए और ये बताने के लिए कि आगे की रणनीति क्या होगी और क्या वाकई ममता बनर्जी राज्यपाल की बातों को इत्तेफाक रखते हुए, उनकी बातों को मानते हुए, समझते हुए माफी मांगेंगी क्या, या बयान वापस लेंगी। तो कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं फॉर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.